Hello my dear student, this is a second chapter video, 9th class, Constitutional Design. In this chapter, we study about what is Constitution and certain basic questions about the Constitution as to why we need a Constitution, how to Constitution are drawn up and what is their importance in the democratic countries. Previous chapter में ना पूरा हमने डेमोक्रेसी के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. इन दिस चैप्टर इन अ डेमोक्रेसी इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है. इन अ डेमोक्रेसी द रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लीव, है ना. प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रूलर फ्री होते हैं जो वे चाहते हैं वो करने के लिए, है ना. डेमोक्रेसी में क्या होता है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सिटीजन्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, जो है जो उनको फॉलो करने होते हैं. हैव टू फॉलो बोथ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो रूल्स रेगुलेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, है ना, उन रूल्स रेगुलेशन की एक बुक को, जहाँ पर ये रूल्स रेगुलेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन केवल वर्बली है ना, वर्बल है. तो रूल्स रेगुलेशन रिटर्न में है. उस रिटर्न मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों थी, ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना. बिना ज़रूरत के तो हम कोई काम करते ही नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों थी. और इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट two story of other countries. फर्स्ट कंट्री साउथ अफ्रीका, सेकंड कंट्री इंडिया, है ना. तो साउथ अफ्रीका और इंडिया में ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई, है ना. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम साउथ अफ्रीका में के बारे में भी आप जानते हैं कि वो भी हमारी तरह एक गुलाम कंट्री रहा है, वहाँ पे भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ही रही है ना. For a long time, South Africans suffered aristocracy by a white European ruler. तो जो साउथ अफ्रीकन थे वो बेचारे ब्लैक पीपल्स थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था. वो भी एक स्लेव, हमारी तरह स्लेव ही थे. जैसे हमारे यहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ के रूलर आए और हमें ट्रेडर्स आए और रूलर बनकर चले गए हमारे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर भी, है ना. नेल्सन मंडेला फाउट अगेन द ऑपरेसिव रिजाइम. नेल्सन मंडेला जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं, उन्होंने इनके खिलाफ बहुत बड़े स्केल पर एक तरह से सत्याग्रह उन्होंने किया. ही एंड 7 अदर लीडर वर सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजमेंट इन 1964 फॉर द अपोजिंग द अपार्थेइड रिजाइम इन हिज कंट्री. साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और उनकी जो 7 अदर लीडर्स थे, लीडर्स तो और भी बहुत सारे थे लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं, तो कुछ इनके जो खास लीडर थे वो 7 थे. और उन सबको यूरोपियन गवर्नमेंट ने अपार्थे के खिलाफ इन्होंने जो एक मतलब भेदभाव, है ना, अपार्थे के खिलाफ जाकर जो इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, उसके खिलाफ इनको 1964 में लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया. यानी कि एक तरह से जब तक जीवित हो, जब तक तुम जेल में रहोगे, जब तक तुम जीवित हो, तो सजाए काला पानी जैसे हमारे यहाँ मिलती थी, है ना, कुछ इस तरह से. ही स्पेंड 28 ईयर्स इन द साउथ अफ्रीका मोस्ट फेयर प्रिजन रॉबिन आइलैंड. जैसे हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पर, है ना, सजाए काला पानी की सज़ा दी जाती है, ऐसे ही यहाँ पर रॉबिन आइलैंड पर ही रॉबिन आइलैंड है जहाँ पर इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है. तो यहाँ पर 28 ईयर्स के लिए साउथ अफ्रीका के लीडर्स नेल्सन मंडेला को जेल में भेजा गया. व्हाट इज अपार्थे. ये अपार्थे क्या होता है ना. अपार्थे क्या है, ये एक सिस्टम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में अप्लाई किया होता था. मतलब रंग के, स्किन के कलर के बेस पर वो एक कैटेगरी बना देते थे
वाइट और ब्लैक की। तो इट डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, स्किन के कलर के बिहाफ पर, है ना। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है और ये वाइट है। तो उनकी कॉलोनीज, उनके सिस्टम, ये सब कुछ अलग होते थे। तो कलर के बेस पर जो डिवीज़न होता था उसे हम क्या बोलते थे? अपार्थी। हु इम्पोज दिस सिस्टम? ये सिस्टम कौन करता था, कौन इम्पोज करता था? जो ये वाइट यूरोपियन, आंसर क्या होगा? वाइट यूरोपियन, है ना। तो ये जो ये सिस्टम था अपार्थे, इनको इम्पोज कौन कर रहा है? वाइट यूरोपियन। जो यूरोप कंट्री से आए हुए थे अफ्रीका में, वो इस सिस्टम को इम्पोज करते थे। वेयर वॉज द सिस्टम इम्पोज? द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम इम्पोज किया जाता था क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो मेजोरिटी पीपल्स थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, वो थी ब्लैक। क्योंकि वहाँ पर तो ब्लैक ही रहते हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है कि वहाँ के जो पीपल्स का कलर है वो ब्लैक होता है। ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनी, सेम जैसे इंडिया में हुआ था, है ना। इंडिया में भी ये यूरोपियन कंट्री हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आए थे और हमारी इंडिया का उन्होंने बुरा हाल कर दिया, गुलाम बना लिया हमें, है ना। तो इट वॉज दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाइड किया ऐसे ही उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाइड किया। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का यूज़ किया उन्होंने, है ना, और साउथ अफ्रीका में वो लोकल रूलर बन गए। अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैज सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, वो यहाँ सेटल्ड हो गए एंड बिकेम द लोकल रूलर, और वे यहाँ के रूलर बन गए। रूलर तो हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की थी, यहाँ पर रूलर बने थे साउथ अफ्रीका में। सिस्टम डिवाइड द, अभी अपार्थे के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम डिवाइड एंड लेबल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, स्किन के कलर के बिहाफ पर उनको डिवाइड किया गया। ब्लैक और वाइट की कैटेगरी बनाई गई। नेटिव पीपल जो साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले थे, है ना, जो वहीं के परमानेंट सिटीजन्स हैं, है ना, तो वो ब्लैक कलर में थे। 75% पीपल यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक में है। तो पॉपुलेशन ब्लैक में है और यहाँ के रूलर वाइट है। बिसाइड दीज टू ग्रुप, मतलब ब्लैक और वाइट ग्रुप के अलावा भी यहाँ पर और भी ग्रुप थे, जैसे इंडिया के गए हुए थे, जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे पीपल, वो प्योर ब्लैक तो नहीं थे, है ना। तो उनके स्किन का कलर ब्राउन कलर में था। तो वो जो ब्राउन कलर में पीपल्स थे उनको भी वो सबके कलर पीपल में ही काउंट किया करते थे। वाइट रूलर ट्रीट ऑल द नॉन वाइट एज द इंफीरियर, अपने आप को सुपीरियर और हम सबको क्या, इंफीरियर वो ट्रीट करते थे। वाइट को सुपीरियर, और जो नॉन वाइट थे यानी कि आपके ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ये सब क्या थे, इंफीरियर। ये इंफीरियर की कैटेगरी में होते थे, उनको कोई राइट वाइट नहीं होता था। साइन बोर्ड, जो उनकी कॉलोनीज होती थी उस कॉलोनी के बाहर वो साइन बोर्ड लगा कर रखते थे। उससे सिंपल दिखाई देता था कि हमारे साथ कितना भेदभाव करते थे, कितना डिस्क्रिमिनेशन करते थे, है ना। अलग अलग तरह से डॉग से कंपैरिजन कर रहे हैं, और मिसिंग नेटिव इंडियन, मतलब नेटिव जो साउथ अफ्रीकन थे, इंडियंस, कलर, इफ़ यू एंटर दीज परमिसेस एट द नाइट यू विल बी लिस्टेड एट द मिसिंग, मतलब अगर तुम वाइट कॉलोनीज में एंट्री करोगे तो तुम मिसिंग हो जाओगे, तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। इस तरह के कुछ बैनर्स, कुछ साइन बोर्ड वो हमारे लिए हैंग करके रखते थे, है ना, वार्न करते थे। सिटीज़ को उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ था, सिटीज़ को, बीचेस को, सबको सेग्रीगेट किया हुआ था। और बाथिंग एरियाज जो होते थे उन्होंने अपने लिए रिजर्व किए हुए थे। यहाँ पर यूरोपियन बच्चा दिखाया हुआ है जो सेग्रीगेट उनके, मतलब उनका जो एरियाज होता था, बाथिंग एरिया, जैसे हम अगर गंगा घाट की बात करें तो गंगा घाट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही कोई एरियाज है ना। तो हमारे यहाँ सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन यूरोपियन को सेग्रीगेशन सबसे ज़्यादा पसंद था। सेग्रीगेट वो करके रखते थे, तो वो अपने लिए अलग एरिया और ब्लैक्स पीपल के लिए और ब्राउन पीपल्स के लिए अलग एरिया सेग्रीगेट करके रखते थे।
पार्शलिटी फेस बाय साउथ अफ्रीकन। ये सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है सेग्रीगेट करना, अलग कर देना, है ना। क्लास में अगर गर्ल्स और बॉयज़ को सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग बैठने के लिए बोला जाए तो इट मीन्स सेग्रीगेट किया जा रहा है ना। तो साउथ अफ्रीका में किस तरह से पीपल्स को सेग्रीगेशन फेस करनी पड़ती थी, है ना, उनके साथ किस तरह से पार्शलिटी होती थी, भेदभाव होता था। नॉन वाइट पीपल्स हैड नो टू वोटिंग राइट, मतलब वोटिंग जहाँ पर पॉपुलेशन ही ब्लैक पीपल की सबसे ज़्यादा है, मेजोरिटी में है वो, है ना, और उन्हीं को वोटिंग राइट नहीं है, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? नो डाउट गवर्नमेंट बनेगी वाइट्स की। तो रूल्स रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग होंगे? रूल्स रेगुलेशन होंगे वाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाइट पीपल अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन सेट करेंगे। और किसके अगेंस्ट होंगे? ब्लैक्स के अगेंस्ट होंगे। तो नॉन वाइट पीपल हैव नो वोटिंग राइट। नॉन वाइट के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता था, वे अपने लिए कोई रूल्स रेगुलेशन सेट नहीं कर सकते थे। दे कुड ओनली वर्क इन वाइट एरिया इफ परमिटेड। वे वाइट एरियाज में, वाइट पीपल्स कॉलोनीज में तब काम कर सकते थे जब उनको परमिशन होती थी। वो बिना परमिशन वहां जा भी नहीं सकते थे। अगर काम करने की परमिशन है तो ही वो जा सकते थे, है ना। ऑल पब्लिक फैसिलिटी प्लेसेस आर सेपरेट फ्रॉम वाइट एंड ब्लैक्स। पब्लिक फैसिलिटी सब, मतलब सब चीज़ें सेग्रीगेट थी। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं है कि उनको फैसिलिटी दी जा रही है ब्लैक पीपल को, है ना, उनकी बस केवल कॉलोनी अलग होती थी, उनके केवल वर्किंग प्लेसेस अलग होते थे, उनको कोई फैसिलिटी दी नहीं जाती थी। वाइट पीपल्स के जो एरियाज होते थे, कॉलोनीज होती थी, उनकी जो बाथिंग एरियाज होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लेविश हुआ करते थे, लेकिन ब्लैक पीपल के पास कोई फैसिलिटी होती ही नहीं थी, है ना। तो इसीलिए तो सेग्रीगेट भी करते थे वो। अगर फैसिलिटी सेम होती तो सेग्रीगेट ही ना करते। ओके, चलिए। दे वर फॉरबिडन टू लीव इन द वाइट एरियाज। फॉरबिडन मीन्स होता है बिल्कुल मना करना, है ना। तो ब्लैक्स पीपल को वाइट एरियाज में रहने की, वहाँ पर मतलब सेट होने की परमिशन भी नहीं होती थी, वो वहाँ सेट ही नहीं हो सकते थे। ब्लैक कुड नॉट इवन विजिट चर्च टू द वर्कशिप। वो ब्लैक पीपल मतलब मंदिर में प्रेयर करने के लिए, सॉरी चर्च में प्रेयर करने के लिए भी वो वाइट जो वाइट पीपल्स की जो चर्च होते थे, यूरोपियन चर्च जो हुआ करते थे, वहाँ पर वो वर्शिप करने के लिए भी उनको परमिशन नहीं होती थी। मतलब मंदिर भी उनके, चर्च भी अलग हो रहे हैं। कैन नॉट फॉर्म एसोसिएशन और द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है, जो जिस तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसके लिए वो आवाज़ उठा सके, उनको आवाज़ उठाने के लिए, उनको डिमांड करने के लिए एसोसिएशन फॉर्म करने की भी परमिशन नहीं होती थी, वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इन सब, ये सब क्या है? ये सेग्रीगेशन ही तो है, मतलब वो अलग कर रहे हैं यूरोपियन को और साउथ अफ्रीकन को। सेवरल कंट्री डिनाउट अपार्थाइड एज अनजस्टिस एंड द रेसिटी, but the white racist government continued to rule by the detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आया अपार्थाइड क्या है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन वाइट यूरोपियन कंट्रीज ने उनकी किसी बात को सुना नहीं, माना नहीं, और वो ऐसे ही टॉर्च करते रहे, किल करते रहे थाउजेंड ब्लैक पीपल को और कलर पीपल्स को, है ना। सिंस 1915 में ब्लैक्स एंड कलर, इन सब लोगों को समझ में आया कि बस अब बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा हम मतलब ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब सब ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको नाम दिया इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका की पार्टी है, और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई भी पार्ट बन सकता था जिसको सेग्रीगेशन से प्रॉब्लम थी, है ना। जिसको सेग्रीगेशन से प्रॉब्लम थी वो इसको ज्वाइन कर सकता था कांग्रेस पार्टी को, और ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर भी तैयार हुआ। तो क्योंकि सेग्रीगेशन से प्रॉब्लम सभी को है। टू वर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन, नई कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी तो बन गई है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। उनको लगने लगा कि अब हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन
भी बना सकते हैं, है ना। द मूवमेंट अगेन अपार्थे लेड बाय द ANC ग्रुप, है ना। तो ये जो मूवमेंट था अपार्थे के खिलाफ, ये बहुत बड़े स्केल पर किया गया और इसमें पार्टी ने पार्टिसिपेट किया ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, है ना। द गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज एंड डिस्क्रिमिनेट लॉज। अब गवर्नमेंट, देखो बात समझो एक, कि यहाँ पर पॉपुलेशन किसकी है, ब्लैक्स की, मेजोरिटी में कौन है, ब्लैक्स है ना। अब उन्होंने गवर्नमेंट को चेंज करने की ठान ली। अब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि अब ये जो ब्लैक्स हैं ये यूनाइटेड हो चुके हैं, है ना, इनका यूनियन बन चुकी है, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बना ली है, तो अब ये चेंज होने के लिए तैयार भी थे। यूरोपियन गवर्नमेंट चेंज होने के लिए तैयार थी। फाइनली ऐसे प्यार से तैयार नहीं हुई, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ता है सबके लिए, है ना। तो फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 a new national flag of the Republic of South Africa were the unfurled। अब जिनको हजारों सालों से गुलामी की आदत पड़ चुकी हो, अब उनको कोई ये बोले कि अब आप आज़ाद हैं, गुलाम नहीं है, तो उनको ये बातें हजम नहीं होती हैं, है ना। जैसे हमें भी हजम नहीं हुई थी, हमें भी समझ में नहीं आया था कि आज़ादी होती क्या है और आज़ाद होने के बाद करते क्या है ना। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी जब ये 26 मिड नाइट 26 अप्रैल 1994 में नेशनल फ्लैग को, है ना, नेशनल फ्लैग को अनफेल किया गया, तो यहाँ पर नया उजाला था सबके लिए, नया एक एरा तैयार हो चुका था डेमोक्रेसी का। समझ में नहीं आ रहा था कि वाइट के साथ अब रहना कैसे है, क्यों, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अपार्थी गवर्नमेंट केम टू एन एंड। अब जो अपार्थी गवर्नमेंट थी, जो स्किन के कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया करती थी, अब उसको एंड किया जा चुका था, वो गवर्नमेंट अब खत्म हो चुकी थी। पेविंग वे बाय द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रेस गवर्नमेंट। अब यहाँ पहले ये यूनी रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, केवल यूरोपियन की। अब यहाँ पर मल्टी रेस गवर्नमेंट है, यानी कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट में यूरोपियन भी हैं, गवर्नमेंट में अफ्रीकन भी है, तो मल्टी रेस गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, कौन थे, नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दी है, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सेसिड इन द नेगोटिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द अपार्थे टू द डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरिटेड capacity for the goodness in the other. My wish is that South Africa never give up on the belief in the goodness, that they cherish that faith in the human being is the cornerstone of our democracy। नेल्सन मंडेला ने ये स्पीच, है ना, ये स्पीच दी थी, और यहाँ से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो नेल्सन मंडेला की स्पीच क्या थी, सदियों से जो हमारे दुश्मन रहे हैं यूरोपियन, सदियों से जो हमारे यूरोपियन दुश्मन रहे हैं, वो अब सक्सीड हो चुके हैं हमारे साथ एक पीसफुल ट्रांजिशन करने के लिए, है ना, ट्रांजिशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि वो लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ देख सकती है। और मंडेला ने बोला कि मैं चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका के पीपल केवल लोगों के अंदर की अच्छाई देखें, और इसी को हमारी डेमोक्रेसी का आधार बनाने के लिए उन्होंने बोला, आधार यानी कि कॉर्नर स्टोन बनाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर हम इसी अच्छाई को, कि यूरोपियन के साथ मिलकर हम काम कर सकें, इसी अच्छाई को अगर हम अपनी डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटी दे हैड टू कमिटेड वाइट इन द पावर। अब भाई इतने साल तक हमारे ऊपर, हमें गुलाम बनाकर रखा है, हमें टॉर्चर किया है, मारा है, धमकाया है ना। जब इतने सालों तक यूरोपियन ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना मुश्किल था सबके लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका के लीडर्स, जो ब्लैक लीडर्स थे, उन्होंने अपील की ब्लैक से,
वहाँ की पब्लिक से अपील की कि अब वाइट के साथ मिलकर, यानी कि यूरोपियन के साथ मिलकर हमें देश को आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और साथ में रहना है। लीडर वांटेड टू गिव अप नहीं, wanted to build up a new South Africa based on equality of the all race and men and women on democratic value, social justice and human right। अब लीडर्स चाहते थे कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, साउथ अफ्रीका का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहां पर इक्वालिटी की बात हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ब्लैक एंड वाइट के बेस पर, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मैन एंड वुमेन सबके मतलब जेंडर के बेस पर यहाँ पर इनइक्वालिटी ना हो, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की उनकी डिमांड थी। अ पार्टी दैट रूल थ्रू द ऑप्रेसर एंड द ब्रूटल किलिंग, वो पार्टी जो अब तक साउथ अफ्रीका में ब्रूटल किलिंग कर रही थी और वो पार्टी जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। अब ये दोनों, यूरोपियन पार्टी और साउथ अफ्रीकन पार्टी, दोनों पार्टी मिलकर अब यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के लिए अपने आप में एक सरप्राइजिंग था, है ना। आफ्टर 2 ईयर ऑफ डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई मजाक तो नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगा, है ना। तो 2 ईयर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इवन हैड। 2 साल के डिबेट और डिस्कशन के बाद साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन gave to its citizen the most extensive right available in any countries। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जितना इस कंट्री ने जितना सहा है ना, उतना ही पीपल्स को राइट देने की बात भी की है। इतनी ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात हुई है, तो सबके लिए यहाँ पर एक्सटेंसिव राइट प्रोवाइड किए गए हैं। टुगेदर दे डिसाइड इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन, यूरोपियन और ब्लैक्स दोनों ने मिलकर सोल्यूशन को सर्च किया है। किसी की प्रॉब्लम की बात नहीं की है, प्रॉब्लम बढ़ाने की बात नहीं की है, सोल्यूशन की बात की है। नोबडी शुड एक्सक्लूडेड, कोई भी बाहर नहीं था, ना यूरोपियन बाहर थे, ना ब्लैक्स पीपल बाहर थे, है ना अफ्रीकन बाहर थे। सबको इक्वली ट्रीट किया गया है। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डिमॉन, किसी को भी अलग, है ना, किसी को भी अलग ट्रीट नहीं किया गया, सबको इक्वल ट्रीट किया गया है, इक्वल राइट मिले हैं यहाँ पर। दे एग्री दैट एवरीवन शुड बिकम द पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। वे इस चीज़ के लिए, लीडर्स ब्लैक और वाइट दोनों इस चीज़ के लिए एग्री थे कि नोबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। कोई भी ऐसा नहीं है कि सब मतलब इसके सोल्यूशन के पार्ट सब हैं, कोई भी इसका बाहर का कोई हिस्सा नहीं है, सब इसी के पार्ट्स हैं, सबको साथ ही रहना है। द प्रिम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दीज स्पिरिट। और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल्स को देखकर ये लगता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ रेस, सबसे पहले कि प्रिम्बल होता क्या है ना। तो प्रिम्बल क्या है, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर से पहले हम इसकी छोटी सी एक समरी देख लेते हैं ना, आती है ना। तो वो जो समरी है जिसमें हम सभी चीज़ें हमारे लिए सेट हो जाती हैं, सभी एक 2 घंटे की पिक्चर हम 2 मिनट में कि पूरी पिक्चर में एग्जैक्टली है क्या, वो जो हमें उस छोटी सी एक रील में दिख जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिम्बल, है ना। Equality of race. The South African Constitution was and the aspiration for all the democrat in the world. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन अब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के लिए एक एस्पिरेशन बन चुका था, है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ था कि सब उससे इंस्पायर हो रहे थे, है ना। वो कंट्री जो कभी 1994 में, है ना, जो कंट्री कभी 1994 से पहले पूरे वर्ल्ड में अपनी इनइक्वालिटी के लिए फेमस थी, अब वही कंट्री एक मॉडल बनकर तैयार हुई थी डेमोक्रेसी का आफ्टर द 1994। ये
पॉसिबल कैसे हो पाया? वॉट मेड दिस चेंज पॉसिबल वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। ये साउथ अफ्रीका के पीपल्स के लिए की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की कि अब वो अपने जो बिटर एक्सपीरियंस थे, जो अफ्रीका ब्लैक्स पीपल और यूरोपियन पीपल्स के बीच के जो भेदभाव थे, जो बेटर एक्सपीरियंस थे उनके, उसको वो भूल चुके थे और भूल कर वो एक साथ मिलकर रहने के लिए तैयार थे, अपना एक रेनबो नेशन, है ना, 7 रंगों वाला रेनबो नेशन बनाने के लिए तैयार थे। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया था कि वो एक ऐसा मॉडल तैयार कर चुके जो वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एस्पिरेशन बन सके। वाई डू वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है ना? कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी क्यों है? क्योंकि साउथ अफ्रीका से समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें बहुत ज़्यादा है। और क्यों है? साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, और अपनी कंट्री के एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड बहुत ज़्यादा है, होती भी है, क्योंकि जो भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो एक रिटर्न पैटर्न पर हमारे पास होते हैं, रिटर्न फॉर्म में हमारे पास होते हैं, जो कि एक रूलर के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द ऑप्रेसर, जो अत्याचार करने वाले होते हैं, एंड द ऑप्रेसिड, जो जिनके ऊपर अत्याचार होता है ना, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेसिड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर द प्लानिंग टू बी लिव टुगेदर एज द इक्वल। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो जो यूरोपियन थे और जो अफ्रीकन थे, ऑप्रेसर यूरोपियन, ऑप्रेस साउथ अफ्रीकन, वो दोनों नया कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही साथ में रहने की प्लानिंग करने लगे, इक्वालिटी की बात करने लगे। इसलिए नीड होती, इक्वालिटी के लिए नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू द ट्रस्ट ईच अदर। ये ईजी नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर वो बिलीव कर सके, वो ट्रस्ट कर सके, है ना, क्योंकि ना तो साउथ अफ्रीकन को यूरोपियन पर यकीन था, ना यूरोपियन को साउथ अफ्रीकन पर यकीन था। लेकिन साथ मिलकर रहना, है ना, डर तो लगा रहता है। दे हैड देयर फियर, दोनों के डर साथ में थे। दे वॉन्ट टू सेफ गार्ड देयर द इंटरेस्ट, लेकिन वो सेफ गार्ड चाहते थे, है ना, साथ में मिलकर। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट, ब्लैक मेजोरिटी ये निश्चित करना चाहती थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट द कॉम्प्रोमाइज्ड, कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, ऐसे रूल्स बने कि जो सबके लिए इक्वल हो। दे वॉन्ट टू बी सस्टेनियल सोशल एंड द इकोनॉमिक राइट, है ना, वो सबके लिए सोशल और इकोनॉमिक राइट की डिमांड करते थे। ब्लैक पीपल की डिमांड थी कि सबके लिए राइट हो, ब्लैक के लिए भी और वाइट के लिए भी। तो वाइट पीपल्स भी डरे हुए थे। देखिए, यूरोपियन गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी में थी वो भी डरी हुई थी। उनको ये पता था कि हमने इतने सालों तक इनके ऊपर अत्याचार किया है, तो ये हमसे कहीं उस चीज़ का बदला ना ले, है ना। और जो हमारे पास ये जो प्रिविलेज पावर और प्रॉपर्टी हमें जो मिली हुई है, इसका क्या होगा, है ना। तो वो इस प्रॉपर्टी को लेकर, अपनी प्रिविलेज पावर को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, है ना। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टी एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज़, बहुत लंबे समय के बाद बातचीत करने के बाद, 2 साल कम टाइम नहीं होता है, 2 साल की बातचीत के बाद सबने मिलकर, दोनों पार्टी मिलकर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हुई कि दोनों की ही बातें किस तरह से मानी जाए कि वो दोनों साथ मिलकर रह सके। द वाइट एग्री टू द फॉलोइंग। अब वाइट यूरोपियन थे वो किस तरह से एग्री हुए? द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, है ना। अब यहाँ पर ये एग्रीमेंट दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था कि 1 पर्सन 1 वोट, सबके लिए 1 पर्सन 1 वोट हो, वाइट के लिए भी और ब्लैक्स के लिए भी, यानी कि ब्लैक्स को भी वोटिंग पावर दी जाए। आल्सो एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, क्योंकि पुअर और वर्कर जिन्होंने सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एफर्ट्स किए हैं, उनके लिए कुछ बेसिक राइट भी
उनको दिए जाएं, है ना। तो पुअर और वर्कर्स के लिए बेसिक कुछ राइट्स की बात की इन्होंने। ब्लैक एग्री टू द फॉलोइंग। अब ब्लैक देखो, कुछ के लिए वाइट को एग्री होना था, कुछ के लिए ब्लैक को एग्री होना था। तो ब्लैक और वाइट का एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था साथ रहने के लिए, है ना। तो जो मेजोरिटी रूल कुड नॉट बी एब्सोल्यूट। ब्लैक पीपल भी इस चीज़ के लिए एग्री हो चुके थे, क्योंकि ब्लैक की जो पॉपुलेशन थी यहाँ 75% थी। ब्लैक की जो पॉपुलेशन थी वो 75% थी। अब 75% पॉपुलेशन, है ना, 75 पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में थी, तो ब्लैक पीपल इस चीज़ के लिए एग्री हो गए कि मेजोरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा, है ना। तो ये जो वाइट है और ब्लैक्स हैं दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। दे एग्री दैट द मेजोरिटी कुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। और इस चीज़ के लिए भी एग्रीमेंट साइन हो गया, एग्रीमेंट 1 के बीच में, कि जो वाइट के पास जो पुराने समय से ही उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उनसे वापस नहीं ली जाएगी, है ना। तो कुछ डर ब्लैक को था, कुछ डर वाइट को था, जो दोनों के नेगोशिएशन के बाद ये डर दोनों के बीच का निकला है, कम हुआ है। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियन के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया गया। फॉर्मुलेशन ऑफ द रूल्स, है ना, रूल्स बनाए गए एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए। ये एक कि द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन द ट्रस्ट, है ना। किसी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए दोनों ही नहीं, साउथ अफ्रीका ने भी और यूरोपियन, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था। उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने राइट डाउन देयर सम रूल्स। जैसे गेम में रूल्स होते हैं, जैसे हमारी कोई भी कंपनी होती है उसमें कंपनी के लिए भी रूल्स होते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें रूल्स लिखे गए कि ये सब कुछ रिटर्न में है ना। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर आर टू बी चूजन इन द फ्यूचर। ये रूल्स किस तरह से काम करेंगे, रूलर जो फ्यूचर का जो रूलर्स होगा उसको कैसे चूज़ किया जाएगा, ये सब कुछ भी उस रूल्स में, जो एक रूल्स की बुक थी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें सब कुछ ले डाउन था। दीज रूल्स आर आल्सो डिटरमाइन व्हाट आर द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू। रूल्स में लिखा हुआ था कि जो रूल्स बुक थी उसमें लिखा हुआ था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या क्या पावर उनके पास है, क्या क्या वो कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। व्हाट दे कैन नॉट डू, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, क्या पावर उनके पास है, क्या पावर उनके पास नहीं है, वो सब उनके पास रिटर्न में होता था। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन्स, है ना। रूल्स ऐसे हों जो पब्लिक के लिए हो, पब्लिक के फेवर में हो। ऐसे नहीं कि बस रूल्स बना दिए लीडर ने और पब्लिक के फेवर में ही नहीं है, तो पब्लिक के फेवर में भी रूल्स होने चाहिए। दीज रूल विल कम ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। और रूल्स ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि जो रनिंग गवर्नमेंट में है, जो पावर में है, वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर सके। ऐसे भी रूल्स नहीं होने चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि बस फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ कर उसको चेंज कर दिया, तो ऐसे भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। दे एग्री ऑन द सम बेसिक रूल्स। दिस आल्सो एग्री दैट दीज रूल विल बी द सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये रिटन डॉक्यूमेंट थे, रिटन रूल्स रेगुलेशन का जो एक सेट था, उसे ही क्या बोला जाता है, जिसमें बेसिक रूल्स लिखे होते हैं, उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब को, जो ये रूल्स रेगुलेशन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी यूरोपियन और अफ्रीकन के लिए बनाए गए, उनके लिए किए गए, वो सब उनके उस रूल्स के लिए, बेसिक रूल्स के लिए सभी एग्री थे, है ना। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of the people. कॉन्स्टिट्यूशन केवल साउथ अफ्रीका में बनाया गया उन्हीं के लिए यूनिक था, ऐसा नहीं है। हर कंट्री में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन जरूर फॉलो किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव द डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन एंड द इंटरेस्ट, है ना। चाहे वो कोई भी कंट्री है, सबकी
जो जनता जनार्दन है सबकी ओपिनियन इंटरेस्ट अलग अलग होता है और सबके लिए रूल्स बन सके, इसीलिए रूल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, रिटर्न रूल्स का होना ज़रूरी होता है। और ये रूल्स ऐसा नहीं है कि केवल कंट्री के लिए होते हैं, इट कुड बी क्लब इन योर एरिया, आपके क्लब में आपका जो गेम रूल्स है, गेम्स होते हैं उनके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए और अपने क्लासरूम के लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए रूल्स होते हैं। उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं कि स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्लासरूम का कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के क्लासरूम में तो रूल्स रेगुलेशन तो होते ही है ना, सबके होते हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ, ये सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई काम नहीं हो सकता है। डिटरमाइन द रिलेशनशिप, और कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेशनशिप डेवलप की जाती है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, है ना। तो सबके बीच के रिलेशनशिप को बिल्ड करने का ये काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसको सॉल्व करने का काम भी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में होता है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करें या नीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, तो आंसर यही है सेम। जनरेट अ, कॉन्स्टिट्यूशन के में नीड क्यों है, जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। हमारी कंट्री है जिसमें पता नहीं कितनी तरह की डिफरेंसेस हमारी कंट्री में होते हैं, है ना। कास्ट के डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस, तो इन डिफरेंसेस में ट्रस्ट क्रिएट किया जा सके, जनरेट किया जा सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड होती है। स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी द कॉन्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट कैसे बननी है, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होनी है, एंड टू टेक विच डिसीजन, वो क्या डिसीजन ले सकती है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। सब कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में होता है। ले डाउन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पावर है, क्या लिमिट है, एंड व्हाट इज़ द राइट ऑफ द सिटीजन आर, सिटीजन्स के राइट क्या है, सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है। एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, सोसाइटी को अपनी जो हमारी कंट्री है उसको डेवलप करने के लिए हमारी क्या क्या एस्पिरेशन होती है, हम क्या सोच रखते हैं, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में होता है। ऑल द कंट्री दैट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक, जो कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिन कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जैसे चाइना है, चाइना का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। ऐसे ही आपका पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज किया परवेज़ मुशर्रफ ने, है ना। तो वो भी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती है। बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है। आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है कि जो ये ग्रेट ब्रिटेन है ये किसी को नहीं छोड़ता है गुलाम बनाए बगैर, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाया, और जब ये आफ्टर ए वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट ग्रेट ब्रिटेन, है ना, तो अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन गेव देमसेल्फ टू अ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रांस पीपल अप्रूवल द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अप्रूवल के बाद जब रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस भी अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो उन्होंने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये मतलब पूरी तरह से ये मतलब एक ज़रूरी हो गया एक तरह से कि जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है ना। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज आल्सो ड्रॉन अप अंडर अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में लिखा गया, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक था, और उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था उसी टाइम पर सिचुएशन थी पार्टीशन की, है ना। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट अ ईजी अफेयर, ईजी टास्क, है ना। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, जहाँ पर डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं, उस कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नॉट अ ईजी अफेयर, नॉट अ ईजी टास्क। At that time, the people of India were the emerging from the status of the subject to that of the citizen. और ये चीज़ अपने दिमाग में सेट करना कि अब हम गुलाम नहीं हैं, हम सब एज ए सब्जेक्ट नहीं है, अब हम आज़ाद हैं और सिटीज़न, सब्जेक्ट नहीं है सिटीज़न है। तो अपने लिए रूल्स बनाना, अपने लिए उनको फॉलो करना, ये हमारे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये हमारे लिए बहुत ही ना समझने वाली बात थी, है ना। तो वो सिचुएशन, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद हम आज़ाद हुए थे और जो आज़ादी को हम जानते भी नहीं थे। इंडिया वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन डिफरेंसेस। मैंने बताया ना कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था वो चीज़ हमारे लिए नहीं, दूसरी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होना है वो चीज़ हमारे लिए नहीं। और दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम ये थी कि रिलीजन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। और इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ लगभग 10 लाख पीपल, है ना, 10 लाख पीपल मारे गए, जो ऑन रिकॉर्ड है। ना जाने इससे ज़्यादा कितनों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है ना। हम जानते ही नहीं है कि कितने लोग उस पार्टीशन में मारे गए, कितने गायब हो गए, और क्या सिचुएशन उस टाइम की रही होगी। अनदर प्रॉब्लम इन द मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम और क्या थी, द ब्रिटिश लेफ्ट रूल्स of the princely state to decide either to the merge of with the Pakistan and with India or the emerge remain independent। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान जो ब्रिटिश हमारे लिए छोड़ के गए थे वो थी प्रिंसली स्टेट की। प्रिंसली स्टेट को वो डिसीजन जाते जाते वो बीज बोकर गए थे कि हम अभी भी आज़ादी, अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम ही थी कि ब्रिटिश हमारे लिए प्रिंसली स्टेट की एक लड़ाई छोड़कर चले गए कि प्रिंसली स्टेट को वो एक ये राइट देकर गए कि या तो वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए, उनकी इच्छा है तो वो इंडिया में मर्ज हो जाए, और चाहते हैं वो तो वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना ले, है ना। तो द मर्जर ऑफ दिस द प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो ये प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, अनसर्टेन टास्क था। और क्योंकि उनको फ्रीडम थी ना, वो या तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए या अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को बना ले। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एट द सिक्योर एज इट डज नॉट टुडे। जैसा आज का इंडिया दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही उस टाइम का इंडिया नहीं था। जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो उस टाइम पर प्रॉब्लम हमारे लिए ये थी कि सब चीज़ें हमारे लिए नहीं थी, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते थे, अपनी कंट्री का फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा था कि छोड़कर तो चले गए, ब्रिटिश तो गए, लेकिन अब किस तरह से इस कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, क्योंकि भसड़ तो हर जगह मची हुई है ना। पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा है, पाकिस्तान का प्रिंसली स्टेट अलग अलग जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी प्रॉब्लम थी हमारे सामने कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, एंजाइटी फील कर रहे थे कि अब
ब्रिटिश के जाने के बाद हमारा फ्यूचर, कंट्री का फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होगा। इस वीडियो में हमने केवल अभी साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स, प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या है? इंडिया को एक कट कॉपी पेस्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इंडिया ने कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, है ना। तो इंडिया का जो फर्स्ट सोर्सेज था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, फ्रांस, है ना। फ्रांस से हमने आइडियोलॉजी भी ली। फ्रांस से आइडियोलॉजी थी, फ्रांस का जो याद करो, फ्रांस का एक स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम का, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, है ना। यही स्लोगन, यही आइडियोलॉजी हमने फ्रांस से ली। ब्रिटेन से लिया हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यूएसए से लिया हमने द बिल्स ऑफ राइट, है ना, राइट, फंडामेंटल राइट्स। और रशिया से लिया हमने सोशलिज्म। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय अ असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करने के लिए कुछ लीडर्स को अपॉइंट किया गया, और वो लीडर, उन लीडर्स को इलेक्ट किया गया। जो इलेक्टेड लीडर की जो असेंबली थी, ग्रुप था, उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन द जुलाई 1946 आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज आल्सो डिवाइड इंटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ द पाकिस्तान। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो सबसे पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई वो 1946 दिसंबर में हुई। और द असेंबली हैज़ 299 मेंबर। असेंबली में टोटल 299 मेंबर थे, और 299 मेंबर थे। असेंबली अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन on the 26 November 1949 but it come into effect on the 26 January 1950, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो किया गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाया गया, है ना। तो इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 में। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी, और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड अगो? ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमने भी पढ़ी थी, है ना। अनदर प्रॉब्लम इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम्स क्या थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन प्रॉब्लम के साथ कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ बेनिफिट भी थे, कुछ एडवांटेज भी थे, है ना। वो एडवांटेज क्या थे? वो एडवांटेज थे कि कॉलोनियल पास्ट और उसकी कुछ लर्निंग हमारे साथ थी, क्योंकि हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ रहकर उनकी जो उनका जो काम करने का तरीका था, वो उनसे हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिली, है ना। आइडियोलॉजी ऑफ लीडर्स की आइडियोलॉजी क्या होती है, इससे हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिली है। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उस फ्रीडम स्ट्रगल से हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाना है, और कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास थे। लीडर्स के एग्जाम्पल थे, यूरोपियन लीडर्स के एग्जाम्पल हमारे पास थे। तो हम साउथ अफ्रीका की तरह बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस नहीं थे फ्रीडम उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लेकिन हमें प्रॉब्लम तब भी थी, लेकिन उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कौन सा पाथ चूज किया। मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ तो फ्रीडम स्ट्रगल में हमें कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली, और ये हेल्प थी क्योंकि नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो हमने स्ट्रगल किए थे फॉरेन रूल्स के अगेंस्ट, उससे हमें फ़ायदा मिला, उससे हमें बेनिफिट मिला, है ना। शार्प डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल
अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर द इंडिपेंडेंट। और जो डिफरेंसेस और ओपिनियन फ्रीडम स्ट्रगल में थे इंडिया में, वो डिफरेंसेस हमें बहुत सारी हेल्प लेकर आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, है ना। जो बेसिक आइडियाज़ हमारे आज भी हैं, जो बेसिक आइडियाज़ हमारे उस टाइम पर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के टाइम पर, वो सभी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना। 1920 के बाद से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना रफली तैयार हो चुका था, है ना। तो मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ लीडर, इन्होंने मिलकर हमारा एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कराची में, है ना। कराची में मीटिंग हुई जो आजकल पाकिस्तान में है, कराची में। और 1931 में लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। सभी को जो प्रॉब्लम्स ब्रिटिश के सामने हमारे सामने कॉमन थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की गई। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? प्रॉब्लम थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उस टाइम पर हमें कोई भी वोटिंग राइट नहीं था, तो वोटिंग राइट की हमें सबसे ज़्यादा नीड लगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो एक पॉइंट रखा गया वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकंड था प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करने का राइट मिले, है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। थर्ड, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सबसे ज़्यादा हमने इनइक्वालिटी फेस की है, फ्रीडम फेस किया है कि फ्रीडम नहीं था हमारे पास, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमने फेस की है। तो इक्वालिटी फंडामेंटल राइट में ये सब चीज़ें हमारे मेंशन की गई थी कि हमें ये राइट ये पॉइंट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए होने ही चाहिए। Thus, some basic value were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly। और सभी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये 3 पॉइंट थे वो सब ने एक्सेप्ट किए, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सब ने मिलकर हम अपना एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट भी किया। द फॉर्मेलिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल इरा हेल्प इंडियन टू डेवलपिंग देयर द ओन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। हमें बहुत सारी हेल्प ब्रिटिश से भी मिली, मतलब प्रॉब्लम थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनइक्वालिटी की बात होती थी, लेकिन फिर भी हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है ना। और इस हेल्प में सबसे ज़्यादा जो हमें उस टाइम का जो एक 1937, है ना, 1937 का उस टाइम का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में हमने जो पार्टिसिपेट किया, उस पार्टिसिपेट से हमें इलेक्शन के बारे में पता चला। उस बहुत सारे एक्सपीरियंस हम इंडियंस को उनके साथ रहकर, ब्रिटिश के साथ रहकर, उनके साथ काम करके, उनके साथ हमें इस चीज़ की हेल्प भी मिली। और जो सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स माना जाता है, सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है ब्रिटिश इरा के टाइम का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सोर्सेज है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। Year of thinking and the deliberation of the framework of the Constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn from the other countries but on our own terms, है ना। बहुत सारे डेलिब्रेशन के बाद नेगोशिएशन के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ़ायदा ये हुआ, है ना, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमें ब्रिटिश के साथ काम करके बेनिफिट ये हुआ कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा डेवलप हुआ। अलग अलग कंट्री में जाकर हमने उनके अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया, उनके बारे में हमने जाना, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या है? इंडिया को एक
कट कॉपी पेस्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इंडिया ने कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, है ना। तो इंडिया का जो फर्स्ट सोर्सेज था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, फ्रांस, है ना, फ्रांस से हमने आइडियोलॉजी भी ली। फ्रांस से आइडियोलॉजी थी, फ्रांस का जो याद करो, फ्रांस का एक स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम का, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, है ना। यही स्लोगन, यही आइडियोलॉजी हमने फ्रांस से ली। ब्रिटेन से लिया हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यूएसए से लिया हमने द बिल्स ऑफ राइट, है ना, राइट, फंडामेंटल राइट्स। और रशिया से लिया हमने सोशलिज्म। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग कंट्री से अडॉप्ट किए हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय अ असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ड्राफ्ट करने के लिए कुछ लीडर्स को अपॉइंट किया गया, और वो लीडर, उन लीडर्स को इलेक्ट किया गया। जो इलेक्टेड लीडर की जो असेंबली थी, ग्रुप था, उन्हें बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन द जुलाई 1946 आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज आल्सो डिवाइड इंटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ द पाकिस्तान। द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो सबसे पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई वो 1946 दिसंबर में हुई। और द असेंबली हैज़ 299 मेंबर। असेंबली में टोटल 299 मेंबर थे, और 299 मेंबर थे। असेंबली अडोप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन on the 26 November 1949 but it come into effect on the 26 January 1950, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो किया गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाया गया, है ना। तो इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 में। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी, और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, इसे हम अब तक एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। और इसको बनने में इतना समय हो चुका है, इसके बाद न जाने कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कितना रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, लेकिन हम अब तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। हम छोटी छोटी बातों पर अपने साथ बहस, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने विचारों को लेकर हमारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ये डिस्प्यूट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्यों नहीं होते हैं। इसके कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स रहे होंगे ना, तो वे क्या पॉइंट हैं वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन केवल कुछ लीडर्स के ही व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये पूरे उस टाइम के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, है ना, वो हर स्टेट से इन्वॉल्व थे, और इनको मिनी इंडिया भी बोला जाता है। और इस तरह से उनके सब पूरे इंडिया के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इस वजह से ये एक्सेप्टेड है, और हम इनको अब तक एक्सेप्ट करते हैं। किसी बात को लेकर झगड़ा, किसी रूल्स को लेकर हमारे यहाँ पर झगड़ा नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक पीस ऑफ मैनर, है ना, पीस ऑफ पेपर की तरह काम करता है, एक्चुअली में उसको फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न लॉन्ग डॉक्यूमेंट होने के बाद भी, है ना, डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी हम इसको फॉलो करते हैं। रीज़न कि हमने जो लीडर हमने चूज़ किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वो हमने चूज़ किए थे, और हमारे बिहाफ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट किया है, और सभी कुछ हमारे लिए डिस्कस करने के बाद वो जो रूल्स बनाए गए हैं, बेसिक रूल्स वर एक्सेप्टेड, वो सारे बेसिक रूल हमने एक्सेप्ट किए हैं। हम उन पर कोई भी तनाव, कोई भी झगड़ा नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया,
है ना, इलेक्शन नहीं हुए थे, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑफ दैट टाइम, है ना, क्योंकि 1947 में हमारा 47 में बना है और 1946 में बना है, 1947 में वोटिंग राइट मिला है हमें, है ना। तो लेकिन उससे पहले हमने जो प्रोविजनल इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पीपल्स हैं, जो मेंबर्स थे, उनको चूज किया गया है और ये हर एक स्टेट से बिलोंग करते थे, है ना। द असेंबली वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजनल legislature in order to ensure fair geographical share of the member for all the region of the country. Assembly dominated by the Indian National Congress, which itself include a variety of the political group and the opinion, है ना। तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें खुद इन्वॉल्व थी और उस इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी पॉलिटिकल ग्रुप के जो मेंबर थे वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे। इन सोशल टर्म टू द नेशनल असेंबली रिप्रेजेंट मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड द ऑक्यूपेशन। जो उसके मेंबर्स के ग्रुप के मेंबर थे असेंबली मेंबर में, वो डिफरेंट लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते थे, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते थे और डिफरेंट ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते थे। तो ये सब चीज़ें, है ना, हमें ये एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है कि सबके व्यूज़ अलग होने के बाद भी वहाँ पर जो डिबेट की गई वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए की गई है। द मैनर ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ऐसा नहीं था कि किसी के पीठ पीछे ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि कुछ लीडर आए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर चले गए। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल नियर अबाउट 3 ईयर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे हैं। तो हर एक पॉइंट पर, एक छोटे से छोटे पॉइंट पर भी डिबेट की गई, डिस्कशन किया गया और ये डिबेट लगभग 114 दिन, है ना, 114 डेज लगातार ये डिबेट चली है। लगातार से मतलब कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे ये डिबेट चली है। तो कम्युनिटी बेस पर अगर बोला जाए तो 114 डेज ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चली है, उस पर डिबेट हुई है और रिफ्लेक्ट करता है ये बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री, है ना, कि जिन लोगों ने हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन मेंबर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वे बेहतर माइंड, शार्प माइंड के लोग थे जो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम होगी, वो सब उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन, प्रॉब्लम के साथ साथ वो सोल्यूशन भी साथ में लिखा है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे वर्क किया। BR अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर थे, जिनको जो चेयरमैन भी थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि किस चीज़ पर डिस्कशन, किस चीज़ पर होगा। डिस्कशन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो डिस्कशन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिस ड्राफ्ट पर भी लगभग 2 साल डिबेट हुई है और नियर अबाउट मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर द कंसीडर। वो जो एक ड्राफ्ट तैयार किया था BR अम्बेडकर जी ने, वो ड्राफ्ट भी, उस ड्राफ्ट पर भी लगभग 2000 अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज करना, है ना, तो वो चेंज किए गए हैं। मेंबर डेलिब्रेट फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर, है ना। जो डिबेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो नियर अबाउट 114 डेज, टोटल 114 डेज ये डिबेट लगातार चली है। लगातार से मतलब ऐसा नहीं कि बस 114 डेज बैठ गए हैं, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, ये डिबेट इस तरह से ये टोटल डेज दिया हुआ है। डिड यू नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है, हर एक पॉइंट पर जो डिबेट की गई है, वो हर एक डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व रखा गया है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, प्रिजर्व है, प्रिंटेड मटेरियल में उसको अब तक प्रिजर्व रखा गया है। और ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स, जैसे पिक्चर्स होती है ना अलग अलग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिबेट्स हैं वो अलग अलग 12 भारी भरकम किताबों में प्रिंट करके सेव करके रखी हुई है। तो आप कभी मतलब कहीं पर भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है
है ना। तो ये रीइंटरप्रिटेट करने का काम करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस पॉइंट को लेकर क्या डिबेट की गई थी। अगर ये समझना है तो बुक को पढ़ा जा सकता है। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या है, किस थीम को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और क्या फिलोसफी उसकी रही है। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड इन द फॉलोइंग टू वे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट, रीडिंग द व्यूज़ ऑफ द मेजर लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबसे पहले तो व्यूज़ को देख लें कि जिन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं, उनके व्यूज़ क्या है। अगर वो समझ लेते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी समझ लेते हैं। दूसरा, अगर हम प्रिम्बल्स को पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में की फिलोसफी को समझने के लिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल को पढ़ लेते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी रही होगी। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को जान सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लीडर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज नोट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हु वॉज नोट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑप्शन में ABC करके दिया जाता है, तो उसमें महात्मा गांधी भी होंगे। तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके विज़न को अब तक हम फॉलो करते हैं। उनके विज़न को पर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, है ना, गांधीयन फिलोसफी जिसको बोला जाता है। और महात्मा गांधी ने अपनी बुक, एक मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया 1931 में, है ना। तो उस यंग इंडिया 1931 में उन्होंने अपनी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो व्यूज़ थे, उसको रिप्रेजेंट किया है। और उन्होंने कहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है तो मुझे इस तरह का इंडिया चाहिए जिसमें इनइक्वालिटी ना हो, अनटचबिलिटी ना हो, है ना, इनइक्वालिटी और अनटचबिलिटी ना हो। दूसरा, प्रोहिबिशंस ऑफ द ड्रिंक एंड ड्रग। ना तो मेरी कंट्री में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो तो ना तो कंट्री में ड्रिंक की प्रॉब्लम हो और ड्रग की प्रॉब्लम हो, यानी कि नशे से हमारी कंट्री दूर रहे, है ना। इक्वल राइट फॉर द वुमेन को इक्वल राइट मिलने चाहिए। हार्मनी अमंग द कंट्री मैन, और हम सब एक साथ मिलकर प्यार से रहें, है ना, भाईचारे के साथ रहें। तो ये उनकी फिलोसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। और BR अम्बेडकर जो कि एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि BR अम्बेडकर इज़ द ड्राफ्टेड मेंबर एंड ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ इनइक्वालिटी कुड बी रिमूव। वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनको इनइक्वालिटी के बारे में, अपर कास्ट के पीपल्स के बारे में, अपर कास्ट के जो मेंबर थे उनसे ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस था कि अनटचबिलिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है। ये BR अम्बेडकर से बेहतर कोई और जान नहीं सकता था, है ना। तो जो प्रॉब्लम जानता है सॉल्यूशन भी वही जानता है ना। तो ये जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हीज विजन, और कभी कभी उनके साथ मतभेद भी हो जाते थे महात्मा गांधी के साथ उनके, और ये पूना पैक्ट में भी दिखाई देता है। तो महात्मा गांधी के साथ उनके विज़न को लेकर वो काफ़ी उनके एक्सपीरियंस कुछ मतलब वो क्रिटिसाइज़ कर देते थे महात्मा गांधी को, लेकिन उनकी जो स्पीच थी, उनकी जो थॉट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो बहुत ही वंडरफुल थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेट हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पर अपनी स्पीच दी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो उनकी जो एंजाइटी थी, उनकी जो बेचैनी थी, वो सीधे सीधे दिखाई दे रही थी, क्लियर दिखाई दे रही थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कितने ज़्यादा चिंता में हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं। BR अम्बेडकर के बाद जवाहरलाल नेहरू, ही गेव हिज द फाइनल स्पीच। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मिडनाइट
15 अगस्त 1947, तो उन्होंने जो स्पीच दी थी उस स्पीच को ट्रेजेडी विद द डेस्टिनी बोला जाता है ना। इन हिज स्पीच ही वांट, और उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए, एंड ऑफ द पुअर्टी एंड इग्नोरेंस एंड द कंट्रोल ऑफ द डिसीज, जो भी बीमारियां हैं उनको कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ही वांटेड all responsible person to the dedicate themselves to the service of the society। और केवल लीडर ही नहीं, लीडर तो काम कर ही रहे हैं, केवल लीडर ही नहीं, नेशनल लीडर के अलावा जो हमारे यहाँ के कॉमन पीपल्स हैं वो भी सोसाइटी, कंट्री की सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहें। उनमें जो भी प्रॉब्लम्स उनको सोसाइटी में दिखाई देती है उनको रिमूव करने के लिए वो हमेशा एफर्ट्स करते रहें। तो ये इन लीडर्स के व्यूज़ थे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसफी क्या है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसफी है कि हम अपने इंडियन प्रिम्बल्स को लेकर काम करें। हमारे जो प्रिम्बल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो बोल्ड करके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उन्हीं को लेकर, है ना, उन्हीं पर रूल्स रेगुलेशन हमारे सेट किए जाए, वो हमारे मेन वैल्यूज़ हैं। और जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काम करें। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उन आर्टिकल्स के बिहाफ पर ही हम काम करें, उनको देखकर हम काम करें। द कंसेप्ट ऑफ प्रिम्बल इन द इंस्पायर फ्रॉम द अफ्रीकन मॉडल, है ना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फर्स्ट पेज दिया हुआ है प्रिम्बल, जिसे हम फर्स्ट पेज को हम प्रिम्बल बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को हम प्रिम्बल बोलते हैं। तो ये प्रिम्बल्स का जो आइडिया है वो हमें कहाँ से आया? ये आइडिया हमें मिला है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर ही हम इंस्पायर हुए थे कि प्रिम्बल्स होना चाहिए, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के से मिलता जुलता एक प्रिम्बल हमने तैयार किया हुआ है। मॉडल ऑफ प्रिम्बल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नीचे दिया भी है। वी आर द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे लिखा हुआ है। प्रिम्बल क्या होते हैं? इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, निचोड़ है, जिसमें हमें पूरे प्रिम्बल्स को पढ़ने की नीड नहीं होती है, अमेंडमेंट करना होता है। तो हमें केवल प्रिम्बल्स को देखना होता है कि प्रिम्बल अपने सामने रखा, उसमें जो भी हमारे यहाँ उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, सेक्युलर, जो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं उनको देखकर ही अमेंडमेंट किया जा सकता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की हमें नीड नहीं होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सॉल भी बोला जाता है प्रिम्बल्स को। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, ये हमारे जो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें रिटन और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज तक इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हुए हैं, काफ़ी टाइम इसमें चेंज हुए हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम इंडिया के पीपल्स हैं, है ना। हम चाहे वो किंग है, चाहे वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई राजा है, प्रजा है, अब कोई ये वाला तो सिस्टम नहीं रहा है। हम इंडिया में हैं, इंडिया के लोग हैं, और यहाँ पर हमारे लिए ही रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। सवेनियर, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजन। सवेनियर का मतलब है पीपल हैव, अब कोई जो प्रजा है वो एज अ सब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ पर पीपल हैं, और हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर
किसी कोई और कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। जैसे पहले हम क्या थे, एज अ सब्जेक्ट थे, जब कॉलोनियल रूल था हमारे यहाँ पर, है ना, तो हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर हुआ करते थे उनमें सब मैटर में यूरोपियन हमारा इंटरफेरेंस किया करती थी, मतलब हमारी बातों में इंटरफेरेंस किया करते थे। हमें कोई राइट नहीं था अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने का, लेकिन अब ये राइट है ना। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी बाहर की पावर, हम किसी से अगर कोई राय नहीं मांग रहे हैं, कोई एडवाइस नहीं ले रहे हैं, तो कोई हमें एडवाइस नहीं दे सकता है हमारे मामलों में। हमारे जो मैटर है इंटरनल और एक्सटर्नल, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है ना। सोशलिस्ट यानी कि समाज की बात कर रहे हैं। समाज में क्या है, हम, है ना, सामाजिक समानता। तो वेल्थ इज जनरेट सोशली एंड शुड बी शेयर इक्वली बाय द सोसाइटी, है ना। कोशिश की जाती है कि सबके लिए सोसाइटी में जो वेल्थ जनरेट हो रही है ना, जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो इक्वली सब में सोसाइटी में इक्वली शेयर किया जाए। कोशिश की जाती है, गवर्नमेंट की एफर्ट करती है, लेकिन बहुत कम ऐसा कुछ हो पाता है। इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, और यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, है ना। जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखते हो कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो ये पुअर क्लास है उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है ना, कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है। तो वो केवल इसलिए कि उन ग्रुप को भी हेल्प मिल सके जो कि जिनके पास कोई और जरिया नहीं है, कोई और तरीका नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो गवर्नमेंट उनको भी इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है। सेक्युलर होता है जहाँ पर आपके कोई भी रिलीजियन, हमारे यहाँ का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है कंट्री का। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो किसी को भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कुछ टर्म्स हैं, ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स हैं, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42 टाइम चेंज किया गया 1976 में, तो ये दो टर्म्स उसमें इंक्लूड ऐड की गई, है ना। तो ये कब की गई, कौन से ईयर में की गई और कौन से चेंजेस में की गई, कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें ये चेंज की गई। तो 42 अमेंडमेंट 1976 में ये किया गया। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग, है ना, डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, जहाँ पर हम अपने पॉलिटिकल इक्वल जो हमारे पॉलिटिकल राइट है उनको इंजॉय कर सकें। हमारे जो राइट्स हैं, राइट्स क्या है, वोटिंग राइट है, अपने रूलर को हम चूज़ कर सकते हैं, वो रूलर हमारे लिए अकाउंटेबल होता है ना। ऐसा नहीं है कि जिसका मन कर रहा है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वो उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट बन सकती है, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं बनती है। तो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक में क्या होता है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड पर्सन। रिपब्लिक में कोई भी ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, है ना। हेरिडिटी पोजीशन नहीं होती है कि पहले मैं राजा हूँ या मैं पीएम हूँ तो मेरा बेटा ही आगे पीएम होगा। तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद अगर आप इलेक्ट होते हो तो आप वहाँ के हेड बन सकते हो। इलेक्शन के बाद ही होता है ये सब कुछ, ये होता है रिपब्लिक। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस, यानी कि सबके लिए, है ना, कानून सबके लिए इक्वल है, लो सबके लिए इक्वल है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस। गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द वेलफेयर ऑल। गवर्नमेंट सबके लिए काम कर रही है, स्पेशली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए काम कर रही है। जो SC ST OBC आपने ग्रुप सुने हुए ना, तो इन ग्रुप के लिए गवर्नमेंट स्पेशल, क्योंकि डिसएडवांटेज ग्रुप में इनको काउंट किया गया है, तो इन ग्रुप के लिए हमेशा गवर्नमेंट कोई ना कोई एफर्ट, कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है ना। लिबर्टी क्या है, देयर आर नो
अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। अब ऐसा नहीं है कि लिबर्टी का मतलब है कि हम कर्फ्यू लगा हुआ है तो कर्फ्यू में भी हम वहाँ से गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाने हैं, लेकिन लिबर्टी हमें मिली हुई है ना। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या विशेज़ हैं, हमारे थॉट क्या हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम उन सबको एक्सप्रेस करने की हमारे पास फ्रीडम होती है ना। तो ये लिबर्टी में काउंट किया जाता है। इक्वालिटी क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की नज़रों में सब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मैंने मर्डर किया है या तो जो जिस मर्डर का जो पनिशमेंट मुझे मिलना है उसी मर्डर का पनिशमेंट किसी पीएम सीएम, केजरीवाल को देख रहे हो ना, जेल में है भी, तो वो सीएम है। तो कानून में कानून की नज़रों में सब इक्वल है ना। नेक्स्ट, फर्टिनिटी यानी कि भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अगर भाईचारे के साथ हम नहीं रह पा रहे हैं, इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अत्याचार सहने के बाद भी अगर हम फर्टिनिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो धिक्कार है हम सब पर। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज द इंफीरियर। हम फर्टिनिटी का मतलब है कि ना तो कोई सुपीरियर है और ना कोई इंफीरियर है, हम यहाँ पर इक्वल हैं और इक्वालिटी के लिए ही बात कर रहे हैं, और इक्वालिटी ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आइडियोलॉजी भी है। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं आपके चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो यूपी में इनका बॉर्न हुआ था, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये हमारे अंतरिम गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बनी थी उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी कि हमारी इंडिया के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। लॉयर थे, कांग्रेस के लीडर थे और बहुत ज़्यादा फेमस भी ये रहे हैं हमारे यहाँ के लीडर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जो बॉर्न है वो बिहार से है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लॉयर थे ये, नोन फॉर हिज रोल इन द चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह के में जो इनका रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, गांधी जी को ये फॉलो करते थे और काफ़ी फेमस ये लीडर रहे हैं। थ्री टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये 3 टाइम इंडिया के कांग्रेस में ये प्रेसिडेंट रहे हैं। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब जानते ही हैं कि ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, कौन नहीं जानता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, है ना। इनका जो बॉर्न हुआ है वो MP में था, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर, एजिटेटर अगेंस्ट द कास्ट डिवीज़न एंड कास्ट बेस इनइक्वालिटी के लिए इन्होंने काफ़ी बड़े स्केल पर काम किया है। लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। ये काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं। और BR अम्बेडकर पूना पैक्ट के लिए काफ़ी फेमस थे। सरोजिनी नायडू, आंध्र प्रदेश में इनका बॉर्न हुआ है। ये पोएट, राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट भी थी, और यूपी गवर्नमेंट की ये पहली गवर्नर भी रही हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर जानते भी हैं आप, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक का आंसर मैं दे रही हूँ, बाकी का आंसर आप देंगे। इन विच मैगजीन डज महात्मा गांधी एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ याद आया? बंगाल गजट तो नहीं है, बंगाल हेराल्ड नहीं है, द टाइम्स नहीं है, तो यंग इंडिया मैगजीन थी महात्मा गांधी के व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की। ये एसेंशियल रीज़न है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन अप एंड enacted by the people through their representative. Reason, citizen have the complete freedom to follow any religion. तो इसका आंसर आप खुद अपने आप सर्च करेंगे। नेक्स्ट, is a set of written rules that are the accepted by all people living together in a country. ये भी आपके लिए है क्वेश्चन। Which revolution in the world inspired the इंडियन टू सेट अप अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो ये बहुत सारी रेवोल्यूशन है, जिस रेवोल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं उस सोशलिस्ट की इकोनॉमी के बारे में, है ना। तो वो कौन सी रेवोल्यूशन है जो हमारे पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करती है?
Essential reason: the Constituent Assembly was elected by the member of the existing provisional legislative. Reason: it ensure a fair geographical share of member from all region of the country. ये भी आंसर आप ही करेंगे. नेल्सन मंडेला रिमेन इन द जेल फॉर. नेल्सन मंडेला लगभग कितने सालों तक जेल में रहे, ये बताएंगे. तो ये क्वेश्चन वे हैं बेटा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अपार्थाइड इन द साउथ अफ्रीका वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ. किस बेस पर वहाँ पर इनइक्वालिटी की जाती थी साउथ अफ्रीका में. व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना है. ये थे सब कुछ क्वेश्चंस, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बाय.